दोस्तों नमस्कार, BCW चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार करंट अफेयर के कुछ टॉपिक को देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसमें हम टोटल 5 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक होगा हमारा अवार्ड में हम बात करेंगे पद्म अवार्ड का, ठीक है। दूसरा हमारा टॉपिक होगा ऐप्स, तीसरा होगा रिपोर्ट, चौथा होगा कैंपेन और इनिशिएटिव, और लास्ट टॉपिक होगा हमारा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। 3-4 लोग बिहार से रिलेटेड कुछ रहे हैं हाल के दिनों में जिन पे सवाल बन सकता है, ठीक है। तो चलिए हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है अवार्ड का। देखिए, अवार्ड की हम बात करें तो हम 2023 में जो बिहार से मिला है उसकी हम बात करेंगे। थोड़ा सा पद्म अवार्ड के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आएंगे। पद्मा अवार्ड की बात करें, यह स्टार्ट होता है 1954 से। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कब से देना शुरू हुआ। इसमें 3 अवार्ड दिया जाता है। एक होता है पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण, और तीसरा होता है पद्मश्री, ठीक है। तो अगर हम 2023 की बात करें, 2023 में तो देखेंगे कि टोटल 106 लोगों को मिला है यह अवार्ड। पद्म अवार्ड जो मिला है टोटल 106 लोगों को मिला है। लेकिन आपसे एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है कि कितना पद्म भूषण मिला, कितना पद्म विभूषण मिला और कितना पद्मश्री मिला। तो टोटल हम नेशनल लेवल की बात करें पूरे भारत में तो 6 लोगों को पद्म भूषण मिला, 6 लोगों को पद्म विभूषण मिला, 9 लोगों को पद्म भूषण मिला और 91 लोगों को मिला पद्मश्री। यह डेटा आप याद रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। टोटल हम काउंट करेंगे 106 हो जाएगा। ये तो हो गया नेशनल का। अगर हम बिहार की बात करें, 2023 बिहार में कितना लोगों को मिला, तो पद्म जो भूषण मिला है बिहार में 0 लोगों को, बिहार के 0 लोगों को मिला है। मतलब बिहार का कोई आदमी उसमें नहीं था। 6 में 9 की बात करें, इसमें भी बिहार का कोई आदमी नहीं था। जो 91 पद्मश्री मिला है इसमें 3 लोग था बिहार का, और यही हमको पढ़ना है अभी, ठीक है। तो हमारे लिए पद्मश्री में जो 3 इम्पोर्टेंट है वहीं हमें पढ़ना है, ठीक है। बाकी आप डेटा याद रखेंगे। पूरे नेशनल लेवल पर 6, 9, 91 मिला है, टोटल 106 हो जाता है। अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा भी है पद्मश्री अवार्ड कितने लोगों को मिला है, 3 लोगों को। ये भी प्रश्न बन सकता है। अब चलिए हम देखते हैं 3 लोगों के बारे में। देखिए, आपको इसमें 2 चीज़ याद रखना है, किसको मिला है नाम याद रखेंगे और कंट्रीब्यूशन इनका क्या है, बस ख़त्म। बाकी और कुछ नहीं पूछेगा। अब मधुबनी पेंटिंग के बारे में पूछेगा, मधुबनी आर्ट पे मिला है तो आपसे पूछेगा मधुबनी आर्ट किससे संबंधित है, तो ये तो कोई भी बता देगा ना, आर्ट से रिलेटेड है। इसमें स्पोर्ट्स तो मारेंगे नहीं, है ना। तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस नाम याद रखेंगे और इनका काम याद रखेंगे, बस हो जाएगा। तो पहला जो पद्मश्री मिला है वो मिला है श्रीमती सुभद्रा देवी को। सुभद्रा देवी को मिला है। इनका काम क्या है, इनका काम है पेपर मेसी आर्ट से संबंधित है ये, और इनको कहा जाता है मदर ऑफ द मधुबनी पेपर मेसी आर्ट। ये भी सवाल बन सकता है कि मधुबनी पेपर मेसी आर्ट का मदर किसे कहा जाता है, वह सुभद्रा देवी, ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बस 2 ही चीज़ पढ़ना है, बाकी इससे कोई कुछ नहीं आएगा। 2 नंबर पे देखते हैं, 2 नंबर पे कौन है, ये है श्री कपिल देव प्रसाद। कपिल देव प्रसाद की अगर हम बात करें तो 52 बूटी कला से संबंधित हैं। यहाँ पे थोड़ा वो हो गया है, 52 बूटी कला, इससे संबंधित है कौन, कपिल देव प्रसाद। इनको याद रखेंगे आप। तो दूसरा नाम होगा 52 बूटी कला से है कपिल देव प्रसाद। तीसरा अगर हम नाम यहाँ पे देखें, यह है श्री आनंद कुमार। इनके बारे में तो सब कोई जानता होगा, सुपर 30 के फाउंडर हैं। और ये भी सवाल आपसे बन सकता है कि सुपर 30 कब स्टार्ट किया गया था, तो ये स्टार्ट किया गया था आपको 2002 में, ठीक है। सवाल ये भी बन सकता है कि सुपर 30 कब स्टार्ट हुआ था, 2002 में हुआ था। इसके फाउंडर कौन है, आनंद कुमार है। 3 हो गया। ये 2022 का है, ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा। मन कर तो पढ़िएगा लेकिन इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। देखिए, स्कॉच अवार्ड ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कॉच अवार्ड किसको मिला है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट कल्चर एंड यूथ, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। बिहार सरकार का जो डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ आर्ट कल्चर एंड यूथ, इसको मिला है किस मतलब काम के लिए, सिल्वर कैटेगरी ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर। एक हुआ था किन्नर महोत्सव, इसी से संबंधित ये अवार्ड है। आपसे पूछा जा सकता है स्कॉच अवार्ड किस स्टेट को मिला है,
ये मिला है बिहार को। बिहार में किस डिपार्टमेंट का नाम पूछा है? आर्ट, कल्चर एंड यूथ का। और किस काम के लिए मिला है? तो ऑर्गेनाइजेशन एंड एनुअल इवेंट, एक इवेंट हुआ था किन्नर महोत्सव, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए ये अवार्ड मिला है। बस इसमें 2-3 चीज़ याद रखेंगे, एक बार आप देख लेंगे तो नहीं भूलिएगा, आपको एग्जाम में वहाँ पे दिमाग में याद आ जाएगा। ठीक है, एक है सांसद रत्न अवार्ड 2023, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सांसद रत्न अवार्ड, इसको याद कर लीजिएगा। 13 पार्लियामेंटेरियन जो थे इनको ये अवार्ड मिला है, सांसद रत्न अवार्ड। ठीक है, तो सारा का नाम याद नहीं रखना है। बिहार के एक ही आदमी है, ओनली 1 MP है, वो है MP मनोज झा, जो लालू यादव का पार्टी है, उनके पार्टी का एक राज्यसभा के मेंबर है मनोज झा। बहुत अच्छा बोलते हैं, आपने इनका भाषण सुना होगा, प्रोफेसर आदमी हैं, बहुत अच्छा बात करते हैं। ठीक है, तो इनको मनोज झा को मिला है। ये सवाल बन सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी 12 लोगों का नाम याद करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, इतना याद रखिएगा कि 13 लोगों को मिला है और उसमें मनोज झा एकमात्र है बिहार के, और यह इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगला सवाल देखें, बेस्ट लेजिस्लेचर ऑफ द, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बेस्ट लेजिस्लेचर के अवार्ड मिला है किसको? डॉक्टर शकील अहमद खान को। ये कहाँ के हैं? कटिहार के हैं। ठीक है, कटिहार कंस्टिट्यूशन जो भी क्षेत्र है उस क्षेत्र के हैं। इनका नाम याद रखेंगे, डॉक्टर शकील अहमद खान। बेस्ट लेजिस्लेचर का अगर नाम पूछा जाए तो शकील अहमद खान याद रखेंगे। बस ये भी थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी ये सब छोड़ दीजिए। ये इम्पोर्टेंट है, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, ये गायत्री कुमारी को मिला है, ANM है, और कहाँ की है? शेखपुरा की हैं। तो गायत्री कुमारी नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। एक है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान बबीता गुप्ता को मिला है, ये मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आगे देखिए, नेशनल MSME अवार्ड, तो MSME अवार्ड किसको मिला है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री को मिला है। ठीक है, इसमें याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन में आप खट से मार दीजिएगा। MSME है तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री होगा। ये 2 इम्पोर्टेंट है, साहित्य अकादमी बाल साहित्य अवार्ड। मैथिली भाषा की अगर हम बात करें तो वो है अक्षय आनंद सनी। साहित्य अकादमी में मैथिली भाषा की बात करें तो मिला है अक्षय आनंद सनी को, और इनका जो लेखनी है उसका नाम है ओल कतरा झोल कतरा। ओल कतरा झोल कतरा ये नाम है, नाम भी याद रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ओल कतरा झोल कतरा। ठीक है, अब मैथिली में इसका कुछ मतलब होता होगा। ये 23 वाला है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये 22 का है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जो 23 वाला अवार्ड है उसको याद करिए, 22 वाला कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपके लिए। ये सब 22 का है, इसको हम छोड़ भी सकते हैं। चलिए, बिहारी पुरस्कार देख लेते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बिहारी पुरस्कार 2022 का मिला है डॉक्टर माधव हाड़ा को। ये पचरंग चोला पहर सखीरे, इनका मतलब ये देखनी है, पचरंग चोला पहर सखीरे, इन माधव हाड़ा को मिला है बिहारी पुरस्कार। आगे चलिए, एक ख़त्म हो गया, 2-3 और अवार्ड है, उसको भी देख लेते हैं। एक मिला है आपको उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवार्ड। ये किसको मिला है? मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर के अवार्ड मिला है, ये पूछा जा सकता है। एक है PM बाल अवार्ड, PM बाल अवार्ड, बाल पुरस्कार अवार्ड मिला है, ये 2 लोगों को मिला है। एक मिला है वीरता में मिला है धीरज कुमार को। ये कहाँ के रहने वाले हैं? बेतिया के। बेतिया मतलब वेस्ट चंपारण हो गया। एक मिला है सामाजिक काम के लिए, ये हालांकि पुराना है, उतना नया तो है नहीं। सामाजिक कार्य को मिला है पल साक्षी को। अगर आपने 68 का तैयारी किया होगा तो उसमें ये सारा करंट आपको मिला होगा। पल साक्षी कहाँ की है? छपरा की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, याद रखेंगे, ये भी थोड़ा सा याद कर लेंगे, लेकिन ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां मैथिली ठाकुर।
ठीक है। अब चलिए हम थोड़ा सा ऐप देख लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐप है हमारे लिए। देखिए, एक है उद्योग ऐप, उपयोग ऐप। उपयोग ऐप में क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है अर्बन प्लेटफॉर्म फॉर डिलीवरी ऑफ ऑनलाइन ई गवर्नेंस। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन के तहत चलाया गया है उपयोग मिशन जो है, उपयोग पोर्टल जो है। दूसरा देखेंगे, एक है रक्षक ऐप, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। रक्षक ऐप, एक कोई स्टूडेंट है एन कॉलेज का, बीसीए का स्टूडेंट है, उसके द्वारा चलाया गया है। वो क्या करेगा, हेल्प वुमेन, गर्ल्स स्टूडेंट एंड सीनियर सिटीजन इन इमरजेंसी सिचुएशन। मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में जो भी महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, उनको या लड़कियां हैं, उनकी सुरक्षा की बात करेगा। तो नाम से ही पता चला रक्षक ऐप है, रक्षा की बात कर रहा है, इमरजेंसी में रक्षा करना है। ठीक है। तीसरा है बिहार हेरिटेज ट्री ऐप, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको याद रखेंगे। बिहार हेरिटेज ट्री ऐप बिहार स्टेट एंड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का है। ये क्या करेगा कि 50 साल से ज़्यादा का जो भी पेड़ हो गया है उसको लिस्ट करेगा, और उसमें ये जो हेरिटेज ट्री ऐप है उसमें उसी पेड़ को शामिल किया जाएगा जो 50 साल से ज़्यादा का हो गए हैं या उनका कुछ रिलीजियस, कल्चरल या सोशल बेनिफिट है। ठीक है, आप 50 साल याद रखेंगे, इससे आपका काम चल जाएगा। ई संजीवनी ओपीडी ऐप एंड पोर्टल, संजीवनी है तो कहीं ना कहीं हेल्थ से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ का है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ का है। इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, एक्सेस टू डॉक्टर एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट फ्रॉम योर स्मार्टफोन, मतलब स्मार्टफोन से ही आप एक्सेस कर पाएंगे। एक ऐप है ई संजीवनी ओपीडी ऐप है, जिसके थ्रू आप मोबाइल से ही सारा कुछ एक्सेस कर पाएंगे और डॉक्टर और मेडिकल स्पेशलिस्ट को, मतलब जो भी आप मोबाइल में ही सारा कुछ एक्सेस उनको कर पाएंगे और देख पाएंगे। ठीक है। एक है वंडर ऐप, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ का है। ये टेली कंसल्टेंस टू प्रेग्नेंट वुमेन की बात करेगा वंडर ऐप, बस आप इतना याद रखेंगे, आप वहाँ पे ऑप्शन पकड़ पाएंगे। ठीक है, वंडर ऐप प्रेग्नेंट लेडी के लिए है, टेली कंसल्टेशन करना है। एक है अनमोल ऐप, अनमोल ऐप ये भी हेल्थ डिपार्टमेंट का है। रिकॉर्ड द प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन थ्रू दिस ऐप, इस ऐप के थ्रू जितने मतलब प्रेग्नेंट वुमेन हैं उन सारे लोगों का डेटा रखा जाएगा, रिकॉर्ड रखा जाएगा अनमोल ऐप में। ठीक है, बच्चे अनमोल होते हैं तो बच्चों का रिकॉर्ड रखा जाएगा अनमोल ऐप में, ऐसे आप याद कर लेंगे। ई अश्विन पोर्टल, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये हालांकि पुराना है, नया नहीं है, अनमोल वाला भी इम्पोर्टेंट है। ई अश्विन पोर्टल जो है ये आशा वर्कर के लिए है। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मतलब उनको पेमेंट डीबीटी के माध्यम से करना है, ये स्पेशली आशा वर्कर के लिए है, ये भी आप याद रखेंगे। ई अश्विन पोर्टल आशा वर्कर के लिए है, डीबीटी करने के लिए। बेफिक्र ऐप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर पूरे ऐप में बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, बेफिक्र ऐप। बेफिक्र ऐप ये वाटर रिसोर्सेज की बात करेगा, वाटर रिसोर्स एंड डिपार्टमेंट जो है बिहार सरकार का, वहीं इसको लॉन्च किया है। देखिए इसमें होता क्या है, बिहार में दो समस्या है, अगर नॉर्थ बिहार में देखेंगे तो बाढ़ है, साउथ बिहार में देखेंगे तो सूखा है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों को मैनेज किया जाएगा। बाढ़ से नॉर्थ बिहार परेशान है और सूखा से साउथ बिहार परेशान है, तो इन दोनों को मैनेज किया जाएगा किसी तरह कि जो बाढ़ का पानी है उसको हम इस तरीके से मैनेज करें कि लोगों को परेशानी नहीं हो, और जो वो पानी है उसको हम कहीं ना कहीं सिंचाई में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो सूखा वाला एरिया इधर हम सिंचाई में ला के प्रयोग कर रहे हैं, कहने का मतलब है या बाढ़ से रिलेटेड है। बेफिक्र ऐप वाटर रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं कि पानी को हम बचाना है, लोगों को अलर्ट पे रखना है कि लोग बाढ़ में परेशान नहीं हो, लोगों की मृत्यु नहीं हो, उनको माइग्रेशन नहीं करना पड़े इधर से उधर। ठीक है, परेशान ना हो लोग, और ये उधर का जो पानी है हम कहीं ना कहीं उसको, फ्लड वाला जो पानी है उसको हम डिज़ाइन ऐसे करेंगे कि कहीं ना कहीं हम उसको सिंचाई में यूज़ कर पाएँ। ठीक है, या बाढ़ को कंट्रोल कर पाएँ, यही मकसद। मतलब आप बाढ़ याद रखेंगे, बाकी सारा कहानी तो उसका तो बना ही रहेंगे। तो बेफिक्र ऐप है वो बाढ़ की बात करता है। दृष्टि ऐप, दृष्टि ऐप जो है ये वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का है। इस दृष्टि ऐप से हम वाटर रिसोर्स के बारे में रियल टाइम अपडेट देख पाएंगे। मतलब दृष्टि नज़र होती है, नज़र से हम देखेंगे कि हमारा जो
वाटर रिसोर्स में हम जो काम कर रहे हैं उसका निगरानी हम कर पाएंगे, अपडेट देख पाएंगे, रियल टाइम अपडेट हम देख पाएंगे। ये किससे होगा? दृष्टि ऐप के माध्यम से होगा। मतलब बेफिक्र ऐप से हम काम करेंगे और उसका एक लेवल आगे चल के हम दृष्टि ऐप से उसकी निगरानी करेंगे। ठीक है, आप दोनों चीज़ याद रखेंगे, दोनों वाटर रिसोर्स से ही रिलेटेड है। ये है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है वामिस ऐप। वामिस ऐप ये भी वाटर रिसोर्स से संबंधित है। वामिस ऐप की बात करेंगे तो सिंचाई के नए तकनीक की बात करेगा, इरिगेशन का नया टेक्नोलॉजी की बात करेगा। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। ये जो तीनों ऐप हैं, बेफिक्र ऐप, दृष्टि ऐप और वामिस ऐप, ये तीनों हैं वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट से है। ठीक है, और ये है मौसम विहार ऐप। मौसम विहार ऐप भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होगा, एक बनेगा मौसम विहार मौसम सेवा केंद्र। यहाँ से हर मौसम की जानकारी आपके मोबाइल पे इस ऐप के द्वारा आप देख सकते हैं। सारा कुछ अपडेट आपको मिल जाएगा कि अब क्या मौसम होने वाला है, बिहार में कब बारिश होने वाली है, कब मतलब सूखा पड़ने वाला है या कब धूप ज़्यादा निकलने वाला है। तो ये सारा मौसम विहार ऐप में आप मौसम की जानकारी पा लेंगे अपने मोबाइल पे ही। ये वही है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कस्टमाइज्ड वेदर इंफॉर्मेशन फॉरकास्ट एंड एडवाइजरी डायरेक्टेड टू इंड यूज़र। इंड यूज़र का मतलब होता है डायरेक्ट आपके पास, यानी कि आपके मोबाइल में ही सारा कुछ अवेलेबल हो जाएगा मौसम विहार ऐप के माध्यम से। ठीक है, एक और है इंद्रव्रज। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। इंद्रव्रज क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का है। और इंद्रव्रज ये 20 किलोमीटर के दायरे में जो भी लोग आएगा, मतलब बिजली गिरने के लाइटनिंग अलर्ट बताएगा, मतलब बिजली गिरने की घटना को पहले बताएगा। 20 किलोमीटर के दायरे में अगर बिजली गिरने वाला होगा तो ये बता देगा। और कितना मिनट पहले? 40 मिनट पहले बता देगा ये। ठीक है, चेतावनी दे देगा आपको, 40 मिनट पहले चेतावनी दे देगा कि आपके एरिया में बिजली गिरने वाली है। 20 किलोमीटर का दायरा इसका होगा। ये दोनों फैक्ट आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंद्रव्रज डिजास्टर मैनेजमेंट का यह बनाया हुआ ऐप है जो कि 20 किलोमीटर के दायरे तक और 40 मिनट पहले ये आपको बताता है। एक है सुविधा ऐप, ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहान ऐप देख लेंगे, यह ज़रूरी है। बिहान ऐप क्या है? यह एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। एक चक्र बिहार, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। चक्र बिहार की बात करें तो ऑनलाइन क्रिमिनल डाटाबेस एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी फॉर बिहार। बिहार पुलिस का है यह, मतलब क्रिमिनल का डाटाबेस ऑनलाइन रखने के लिए और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये क्रिमिनल को पकड़ने वगैरह से रिलेटेड है। आप याद रखेंगे पुलिस से संबंधित है। क्रिमिनल डाटाबेस को कंट्रोल किया जाएगा चक्र बिहार ऐप से, बाकी ऑप्शन वहाँ पे आप पकड़ पाएंगे। एक है परिमार्जन पोर्टल, यह आप याद कर लेंगे, यह आपको रटना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा अलग नाम है इसका, परिमार्जन पोर्टल। परिमार्जन पोर्टल किसकी बात करता है? ये लैंड रिकॉर्ड की बात करता है। लैंड रिकॉर्ड जो होगा आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है। लैंड रिकॉर्ड जो आपका होगा उसको डिजिटलाइज रखा जाएगा। यहाँ पे जमाबंदी रिकॉर्ड कहते हैं जिसको। तो अगर लैंड डिजिटल हो जाएगा माध्यम से तो जो होता है ना, खाता खेसरा नंबर निकलवाना पड़ता है, तो मालूम चलता है कि 3 महीना 4 महीना लग जाता है, वो फाइल नहीं गुम हो गया तो पता नहीं कुछ भी हो जाता है। लेकिन सब जब डिजिटल हो जाएगा तो आप घर बैठे देख सकते हैं कि कौन ज़मीन किसका है। और इससे ये होगा कि कोई गलत ज़मीन किसी को बेच नहीं सकता है, और कोई ज़मीन खरीदता है तो ठगा हुआ महसूस नहीं करेगा। बहुत लोग को ऐसा होता है कि ज़मीन बेच दिए, एक्स से आप ज़मीन खरीदे लेकिन ज़मीन एक्स का था ही नहीं, ज़मीन था वाई का, और बेच दिया उसको एक्स। लेकिन जब डिजिटल हो जाएगा सारा कुछ तो आप घर बैठे सारा कुछ देख पाएंगे। तो वह है परिमार्जन पोर्टल, वही है कि लैंड जो रिकॉर्ड है आपका उसको डिजिटलाइज किया जाएगा। ठीक है, एक है BSEB इंफॉर्मेशन ऐप, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। BSEB अगर आप 11-12 करते हैं बिहार बोर्ड से तो BSEB बोर्ड आपको सर्टिफिकेट देती है। ठीक है, ये अब देखिए BSEB बोर्ड है, वो ऐप बनाएगी तो उसमें क्या देगी? उसमें तो अपना इन्फॉर्मेशन ही ना बताएगा कि हम कब एग्ज़ाम लेंगे, कैसे एग्ज़ाम लेंगे, मॉडल पेपर बताएगा। तो सब एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगा वो बताएगा। एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देगा। तो इसमें याद करने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ई-लॉट्स ऐप है, यह थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ई-लॉट्स ऐप क्या है?
यह ई कंटेंट प्रोवाइड करेगा क्लास 1 से 12 तक। अब देखिए यहाँ पे सवाल पूछ देगा कि आपसे एग्जाम में पूछ देगा 1 से 5, 5 से 8, या पूछ देगा 9 से 12। थोड़ा सा इसको बदल देगा तो आप तीनों को गलत काटेंगे, आपका आंसर होगा 1 से 12। मतलब पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के सभी जो सिलेबस हैं, बुक्स हैं, सबको ई कंटेंट के रूप में मतलब डिजिटल करना है और नेट पे डाल देना है। इससे क्या होगा कि बच्चे भी पढ़ पाएंगे और टीचर को भी अवेलेबल हो पाएगा। तो एक ई लाइब्रेरी बनाने की बात कर रहा है, ई लॉट्स ऐप बना रहा है, बहुत अच्छा पहल है, ठीक है। एक है फिलो ऐप, फिलो ऐप याद रखेंगे। यहाँ पे हम 1 से 12 की बात कर रहे थे, लेकिन फिलो ऐप कहेगा नहीं, हम 9 से 12 की बात करेंगे। 9th क्लास से 12वां क्लास तक फ्री लाइव इंस्टेंट ट्यूटरिंग की बात करेगा। यह 9 से बिहार सरकार का ही है, बिहार बोर्ड का जो BSCB था इसी का है। ये फिलो ऐप कहेगा कि हम 9 से 12वीं तक क्लास के बच्चों को कवर करेंगे। फ्री लाइव इंस्टेंट ट्यूटरिंग की बात करेगा। एक कब कहाँ तक? 9 से 12 तक। तो फिलो ऐप जो है 9 से 12 क्लास की बच्चों की बात करता है, 9 से 12 तक। और जो ई लॉट्स है, ई कंटेंट की बात करता है, वो 1 से 12वां तक, ठीक है। यही दोनों में अंतर है, आप याद रखेंगे। और इसी में फंसाएगा, अगर ऑप्शन देगा तो आपको क्लास में ही फंसाएगा यहाँ पे, बाकी यहाँ पे कुछ और सवाल नहीं बनेगा। एक है ई निश्चय पोर्टल। ई निश्चय पोर्टल पंचायती राज डिपार्टमेंट का है, ठीक है। 7 निश्चय आपने पढ़ा होगा। 7 निश्चय अगर आप पढ़िए तो उसमें महिला का जिक्र है, यूथ का जिक्र है, हेल्थ का जिक्र है। उसमें एक देखेंगे हर घर नल जल परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 7 निश्चय है उसी का जिक्र कर रहा है, हर घर नल का जल पहुंचाना है, ठीक है। और इस ऐप के माध्यम से आप देख सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं वगैरह वगैरह, कंप्लेन रिगार्डिंग ये सब लिखा हुआ है। तो मतलब 7 निश्चय योजना का एक पहल है ई निश्चय पोर्टल। उसमें हर घर नल का पानी, नल का जल जो है उसी से रिलेटेड काम है सारा कुछ, ठीक है। आप याद रखेंगे, बाकी सारा आप वहाँ पे समझ जाएंगे। बाकी इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख लेते हैं और कौन है, ई मुलाकात है। देखिए ई मुलाकात का मतलब क्या है? मुलाकात आपको किससे करने में दिक्कत होती है? ऐप जो भी बनता है प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बनता है, तो मुलाकात किससे करने में दिक्कत होती है? जो कहीं ऐसा जगह पे होता है आप नहीं मिल सकते हैं, तो ये जेल में कोई हो तो कैसे मिलिएगा? तो ये जेल की बात करेगा, ठीक है। जेल एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ स्टार्टेड एन ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। बस आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, जेल से संबंधित है ई मुलाकात। अब जेल एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे ई मुलाकात जेल से संबंधित है, बाकी ऑप्शन में तो वहाँ पे पकड़ा ही जाएगा। एक है मिट्टी बिहार ऐप। मिट्टी बिहार ऐप क्या है? बिहार गवर्नमेंट का है। इसमें कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल। हर डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में 38 ज़िला है, तो 38 ज़िला के हर डिस्ट्रिक्ट के मिट्टी को हम पहचान करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे और देखेंगे हर ज़िला की अलग अलग पहचान है। जैसे आप नॉर्थ बिहार में चले जाएँ तो वहाँ पे तराई मिट्टी है, ठीक है। साउथ बिहार में चले जाएँ तो यहाँ बलसुंदरी मिट्टी है, कराई केवल मिट्टी है। तो हर मिट्टी का एक अलग खासियत होता है और वहाँ पे अलग चीज़ उगाई जा सकती है, ठीक है। तो ये मिट्टी बिहार ऐप है, 38 ज़िला में ये सर्वे कराया जाएगा, देखा जाएगा कहाँ की मिट्टी किस टाइप की है, वहाँ पे कौन सा फसल उगाया जा सकता है कि बढ़िया हो वगैरह वगैरह। तो वहीं से देखा जाएगा बिहार मिट्टी बिहार ऐप में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 2 टॉपिक हो गया हमारा। तीसरा देख लेते हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट में देखिए सब आपको नहीं देखना है, जो जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है हम बता देते हैं, सवाल लगभग वहीं से पूछेगा। एक नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, MPI देख लेंगे। ये कौन जारी करता है ये भी इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग जारी करता है। इसमें बिहार का जो ऑपरेशन है 33.76%, याद रखें 33.76%, ये आप याद रखेंगे। सबसे कम गरीब है केरल और सबसे ज़्यादा इसमें गरीब कौन है? बिहार है, जिसमें 33.76% लोग कवर होते हैं। अगला देख लेते हैं, थर्ड एक्सपोर्ट EPI इंडेक्स देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, EPI इंडेक्स की बात करें, इसमें बिहार का रैंक है 22। देखिए आपको इसमें 22 रैंक याद रखेंगे बिहार का, और ये इसको नीति आयोग जारी करता है। EPI इंडेक्स जो है एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, उसको नीति आयोग जारी करता है और बिहार का रैंक है 22। इंटरनेट का इंडेक्स है, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट,
इसमें देखेंगे तो बिहार में 32% लोगों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है और सबसे कम लिस्ट पेनेट्रेशन है बिहार में। मतलब नीचे से देखेंगे तो सबसे कम वाला है वो बिहारी है, जहाँ पे 32% है। झारखंड में 41% है। ठीक है, तो ये हमको याद नहीं रखना है। इंटरनेट का अगर रिपोर्ट की बात की जाए तो 32% लोगों के पास बिहार में है। ठीक है, अगला देख लेते हैं एनुअल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट। केरल इसमें टॉप पे है। बिहार स्कोर्ड द लोवेस्ट इन कैटेगरी, रैंक 19। बड़े राज्यों का जो रैंकिंग है उसमें देखा जाए तो सबसे नीचे का रैंक है बिहार का और 19वां रैंक है। याद रखेंगे इसको। एनुअल हेल्थ इंडेक्स की बात की जाए तो बिहार का रैंकिंग 19। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की बात की जाए, जस्टिस रिपोर्ट में बिहार का रैंक है 16। ठीक है, टाटा ट्रस्ट के द्वारा इसको जारी किया गया। फर्स्ट रैंक कर्नाटक का है, बिहार का रैंक है 16 और सबसे खराब है आपका उत्तर प्रदेश का। ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना जानिए कि बिहार का रैंकिंग यहाँ पे 16 है, इससे काम चल जाएगा। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, इसमें देखेंगे बिहार का रैंकिंग है 35। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में बिहार का रैंक है 35। एक है लीड्स रिपोर्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार किस कैटेगरी में है। इसमें 2-3 कैटेगरी होता है। एक कैटेगरी ये होता है अचीवर्स का, एक होता है एस्पायर्स का। तो आप इसमें देखेंगे बिहार का जो रैंकिंग है एस्पायर्स है, अचीवर तो है नहीं, है ना। एस्पायर्स की कैटेगरी में आएगा, ये आप याद रखेंगे। लीड्स में जो है, लीड्स रिपोर्ट में है बिहार। लॉजिस्टिक का आता है ये रिपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है। इसमें बिहार जो है ये एस्पायर कैटेगरी में है। ठीक है, ये मत याद रखेंगे, अचीवर्स तो नहीं है बिहार। ठीक है, एक देखेंगे 7th पब्लिक अफेयर इंडेक्स, इसमें बिहार का रैंक है 15। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में देखेंगे बिहार का रैंक है 15। पहला रैंक है हरियाणा का। चलिए एक देख लेते हैं स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर NFSA। NFSA रैंकिंग में देखेंगे बिहार का रैंक है 7। NFSA रैंकिंग में बिहार का रैंक है 7। 1-2 बार आप देख लेंगे, आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा ये बोरिंग टॉपिक है याद करना, लेकिन क्या करिए एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा तो करना ही पड़ेगा। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। बिहार का रैंकिंग इसमें है 15। इंडिया इनोवेशन में, इंडिया के इनोवेशन में अगर देखा जाए तो सारे स्टेट का जो रैंकिंग है उसमें बिहार का रैंकिंग है 15। कर्नाटका इसमें टॉप पे है। SDG इंडेक्स में देखेंगे बिहार का रैंकिंग है 28, सबसे नीचे में है, नीचे से फर्स्ट। ठीक है, इसका रैंक है कितना, 28। याद रखेंगे, नीति आयोग का रिपोर्ट है। केरला इसमें टॉप पे है। ज़्यादातर आप रिपोर्ट देखेंगे केरल वहाँ पे टॉप पे होता है। साउथ इंडिया का जो भी स्टेट है, तमिलनाडु, केरल, बैंगलोर, ये सब थोड़ा सा अच्छे पोजीशन में होते हैं। अब लास्ट में देख लेते हैं कैंपेन। कैंपेन की बात करें, एक है मिशन परिवर्तन। मिशन परिवर्तन क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ का है। हेल्थ में अगर आप देखेंगे तो एक मिशन चलाया गया, कैंपेन चलाया गया कि हम 60 दिन में पूरे हॉस्पिटल को, जो मेडिकल कॉलेज है उनको हम एक बेहतर करें और थोड़ा सा इम्प्रूव्ड बेसिक मेडिकल फैसिलिटी टू द सिटीजन विद इन 60 डे। मतलब 60 दिन के अंदर में आप मेडिकल फैसिलिटी को भी बढ़ा देंगे और सिटीजन को उससे बेनिफिट भी हो जाएगा। ठीक है, हालांकि अगर ग्राउंड स्तर पे देखा जाए तो 60 दिन में आप ऐसा कुछ किए नहीं, ना आपने कुछ ज़्यादा बजट किया, ना वैसा कुछ मिशन रहा आपका। सिर्फ एक कैंपेन चला देने से मेडिकल हेल्थ अगर सुधर जाता तो फिर ऐसा परिस्थिति नहीं होता। बिहार के मेडिकल हेल्थ देखेंगे, मेडिकल और हेल्थ और एजुकेशन दोनों में देखेंगे तो बिहार का स्थिति नीचे, सबसे नीचे है। और 60 दिन में एक कैंपेन चला दीजिएगा सुधर जाएगा, तो ये मतलब प्रैक्टिकल लग नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ना है, एग्जाम में तो पूछा जा सकता है। तो आप सिर्फ मिशन परिवर्तन में याद रखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ का है। इसमें कहा गया कि 60 दिन में हम एक प्रोग्राम के माध्यम से, एक कैंपेन के माध्यम से मेडिकल व्यवस्था को बेहतर कर देंगे, लोगों के लिए फ्रेंडली हो जाएगा, डॉक्टर फ्रेंडली बनेंगे लोगों के लिए, जो कि पॉसिबल लगता नहीं है। ठीक है, एक है बिहार मिशन क्वालिटी या मिशन गुणवत्ता, मिशन गुणवत्ता कैंपेन। ये भी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ का है। ये भी वही बात करता है कि जो भी आपका सदर हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट का जो हॉस्पिटल होता है, उसको हम उसमें डॉक्टर और जो
पेशेंट होते हैं सबके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, हेल्थ को अच्छा करेंगे, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ क्या होता है, तो वही सब है। ठीक है, एक है मिशन 60, ये भी इसी से रिलेटेड है। तो तीनों लगभग वही है कि 60 दिन के अंदर में हॉस्पिटल को अच्छा करेंगे। अगर आपको इतना एक कंसेप्ट पता है तो तीनों के बारे में आप जान जाएंगे, बाकी कुछ इसमें नया है नहीं। एक है स्वच्छता परिक्रमा अभियान, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा चलाया गया है इसको। इसका एम है ब्यूटिफिकेशन ऑफ पटना, पटना को सुंदर किया जाएगा। अब पटना को सुंदर कैसे किया जाएगा? डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन, मतलब गंदगी को हटाया जाएगा, है ना। अवेयरनेस लोगों को बढ़ाया जाएगा। ड्राई एंड वेट वेस्ट मटेरियल जो है उनको अलग अलग किया जाएगा, मतलब वहीं कचरा को हटाना है। और कचरा हटा दीजिएगा तो कोई भी जगह साफ़ सुथरा कर दीजिएगा तो सुंदर हो ही जाता है। तो पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और क्या करेगा? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या कर सकता है? गंदगी को हटाएगा, रोड बनाएगा, नाला साफ करवाएगा, यही सब न करवाएगा। तो वही काम है स्वच्छता परिक्रमा अभियान। आपसे पूछा जा सकता है कौन कॉरपोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। एक है मिशन चकाचक वार्ड। ठीक है, मिशन चकाचक वार्ड है, पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा है, वो भी वही है। ठीक है, उसी से संबंधित है, कुछ ज़्यादा है नहीं। एक है मेरा शहर मेरी जवाबदेही कैंपेन अभियान, मेरा शहर मेरा जवाबदेही कैंपेन अभियान, पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का है। इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है नीतू कुमारी नवगीत को। याद रखेंगे इसका कि मेरा शहर मेरी जवाबदेही कैंपेन जो पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चलाया है, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? नीतू कुमारी नवगीत को। ठीक है, खरीफ महाअभियान, खरीफ महाअभियान नाम से ही आपको पता चल रहा है कि खरीफ और रबी फसल का नाम होता है। ठीक है, टू रेज अवेयरनेस रिगार्डिंग खरीफ क्रॉप्स, मतलब खरीफ क्रॉप्स के बारे में आपको अवेयरनेस बढ़ाया जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का है। इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है, खरीफ महाअभियान हो गया। एक देख लेते हैं जल जीवन हरियाली मिशन। ये 9 अगस्त 2019 को स्टार्ट किया गया था बिहार पृथ्वी दिवस के मौका पे। ठीक है, 9 अगस्त 2019, ये डेट याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। अभी यह इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये तो 2019 की बात है। अभी इंपॉर्टेंट इसीलिए है 3 साल के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है। 3 साल के लिए इसको जब बढ़ाया गया है, 2022 से 2025 इसका टाइम हो गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जल जीवन हरियाली मिशन का डेट कितने साल के लिए बढ़ाया गया है, और बढ़ाया गया तो ईयर कौन सा है? दोनों सवाल आपसे बन सकता है, तो आप दोनों याद रखेंगे, 22 और 25, 22 से 25 तक, और ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अब हम लास्ट में देख लेते हैं इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज देख लेते हैं 2-4 जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक है, आप देखेंगे जस्टिस इंदु प्रभा सिंह, ये मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं, मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। ये पटना हाईकोर्ट की बात करें, पटना हाईकोर्ट में पहली महिला जज बनी थी। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहली महिला जज कौन बनी थी? जस्टिस इंद्र प्रभा सिंह बनी थी। ये कब बनी थी? 1990 में। अब ये चर्चा में क्यों है? अभी हाल ही में इनका डेथ हो गया है। आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, कहाँ की थी? मुजफ्फरपुर की थी। पटना हाईकोर्ट में पहली महिला जज बनी थी 1990 में। ठीक है, एक इसके बाद हम याद करेंगे, एक है शरद यादव, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पिछली बार रामविलास पासवान मरे थे तो उन पर सवाल बना था, ये बार शरद यादव मरे हैं, इन पे भी सवाल बन सकता है, कोई नया बात है नहीं। ये 7 बार MP रहे हैं, और इनका एक और रिकॉर्ड है कि बिहार से भी जीते हैं, बिहार से भी जीते हैं, MP से भी जीते हैं, UP से भी जीते हैं। बिहार से 4 बार, बिहार की बात करें तो मधेपुरा सीट से जीते हैं, MP से जीते हैं 2 बार, ये कहाँ से जीते उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। उत्तर प्रदेश से 1 बार जीतते हैं। तो ऑप्शन में आपसे ये दे सकता है कि ये 3 स्टेट से जीत के जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा अगर नहीं याद होगा तो कन्फ्यूज़न होगा कि भाई एक MP 3 स्टेट से कैसे जीत सकता है। हालांकि आसान बात तो है नहीं, 1-2 से जीत सकता है आदमी। जैसे मोदी जी कहाँ से जीते हैं? एक बार गुजरात से जीत के आए हैं, एक बार गुजरात और यहाँ UP से लड़े थे। ठीक है,
तो एक जगह 2 जगह साथ में जीता है, लेकिन ये 3-3 जगह से जीते हैं और अलग अलग टाइम में 7 बार के MP रहे हैं। और जदयू जो जिसके नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री बने हैं जिस पार्टी से, जदयू के पहले अध्यक्ष रहे हैं। इनका भी नाम ये फैक्ट याद रखेंगे, और इनका हाल ही में डेथ हुआ है, तभी आपसे पूछा जा सकता है। एक और इम्पोर्टेंट है प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? प्रोफेसर साहब जो हैं ये नालंदा सीट से जीतते हैं, 3 बार के MP रहे हैं, ठीक है, और मंत्री भी रहे हैं, और त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल रहे हैं। ये राज्यपाल भी रहे हैं, त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल रहे हैं। इनका भी हाल ही में मृत्यु हो गई, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए रामचंद्र माझी, इन पे सवाल बन सकता है। रामचंद्र माझी क्यों इम्पोर्टेंट है? भिखारी ठाकुर का आपने नाम सुना होगा, भिखारी ठाकुर, ठीक है। ये बड़ा अच्छा डांस करते थे भिखारी ठाकुर, इनका नाम है। लेकिन जो रामचंद्र माझी हैं एक करते थे लौंडा नृत्य करते थे, लौंडा डांस करते थे। ये होता क्या है कि अमूमन देखेंगे या तो लड़का डांस करता है ना तो लड़की डांस करती है, लेकिन बहुत सारे प्रोग्राम में आप देखेंगे कि लड़का जो होता है वो लड़की का ड्रेस पहन के डांस करता है, तो एक्चुअल में है तो लड़का, देखने में लग रहा है लड़की, तो आप उसको कुछ भी नहीं कह सकते हैं, आप उसको कहते हैं लवंडा, ठीक है। तो बिहार में जनरली चलता है। इस डांस को ये इंटरनेशनल लेवल पर पहचान किसने दिया? रामचंद्र माझी ने दिया। आप याद रखेंगे, इनके नाम से सवाल बन सकता है कि लौंडा डांस से कौन संबंधित है? रामचंद्र माझी हैं, जिनका हाल ही में डेथ हुआ है, और यह इस कला को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिए थे। तो आपसे एग्जाम में इस पे सवाल आ सकता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट हैं। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं कोई और टॉपिक के साथ। ये सारा रटने वाला फैक्ट है, थोड़ा सा बोरिंग ज़रूर है, लेकिन एग्जाम में सवाल यहाँ से बनता है, तो इसको पढ़ लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।